नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, आज बिहार बीपीएससी 17वीं की परीक्षा को लेकर सुरक्षा सख्त है। आयोग ने कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। 950 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 4,50,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। 12 बजे से 2 बजे तक एक पाली में यह परीक्षा होगी। 11 बजे के बाद अभ्यर्थियों की एंट्री बंद हो जाएगी, यानी कि आपको इस समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना होगा। परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा नकल पर रोक लगाई जा सके। तो पूरी व्यवस्था की गई है इस बीपीएससी परीक्षा को आयोजित करने के लिए, क्योंकि लगातार कई सवाल भी खड़े होते हैं इस परीक्षा की प्रक्रिया पर, लेकिन इस बार कोशिश यही आयोग की तरफ से कि सब कुछ ठीक ढंग से हो जाए। और इसी बीच बड़ी खबर है शेखपुरा से भी, जहां बीपीएससी परीक्षा को लेकर के एक्शन अब जारी है। होटलों की तलाशी ली जा रही है। डीएम आरिफ अहसन के निर्देश पर तलाशी ली गई है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाए। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है, 17वीं परीक्षा होनी है, और इसे लेकर के अब अलग अलग जगहों पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम और शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा हो, इसे लेकर के अब एक्शन में प्रशासन भी नजर आ रहा है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के एक्शन है। होटलों में तलाशी ली गई। डीएम के निर्देश पर यह तलाशी ली गई है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जा सके। बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर भोजपुर जिले में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां परीक्षा 12 बजे से शुरू होगी। दूर दराज से अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। होटलों में जगह नहीं होने से कई अभ्यर्थियों ने आरा रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी है। प्लेटफॉर्म पे आप लेटे हुए सोए? अपनी व्यवस्था से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं जी। कैसी तैयारी है, कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम में कैसा? तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है तैयारी। और आपको बता दें कि आज बीपीएससी 17वीं की परीक्षा होने जा रही है, और इस बार बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में इस बार अभ्यर्थियों के मफलर टोपी ले जाने पर भी रोक रहेगी, यानी कि आप मफलर और टोपी भी नहीं ले जा सकेंगे, और कई चीजें पर भी पाबंदी रहेगी। सेंटर के मेन गेट के पास ही अभ्यर्थियों के मफलर टोपी और बैग रखवा दिए जाएंगे, और इन सामानों को रखने की व्यवस्था केंद्राधीक्षक की ओर से की जाएगी। परीक्षा को लेकर के बीपीएससी के साथ ही प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरा, गोपालगंज और मुंगेर की आप तस्वीर देखिए, जहां पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है ताकि प्रीलिम्स एग्जाम में कोई भी धांधली की खबर जो हमेशा से आती रहती है परीक्षाओं में, वो ना आए। इसे लेकर के पूरी तैयारी कर गई है, और जो अभ्यर्थी सेंटर पे पहुंचेंगे उनकी मफलर और टोपी को भी सेंटर के बाहर ही रखवा लिया जाएगा। इसके साथ ही उनके बैग को भी बाहर ही रखवा लिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक व्यापक विधेयक ला सकती है। अब बिहार में इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक देश एक चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक व्यापक विधेयक ला सकती है। बड़े पैमाने पे जो पैसे लगते हैं, मैन पावर लगता है और जो समय लगता है, वो कहीं न कहीं बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में सियासी बहस तेज हो गयी। अब जब ये लागू करेंगे तो जो शेष जो बचा हुआ जिनका कार्यकाल होगा, क्या उनको खत्म करेंगे, या फिर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करवा भी लेती है, बीच में कोई मध्यावधि चुनाव की स्थिति होगी, उस परिस्थिति में क्या असेंबली सस्पेंड रहेंगे, इंतजार करेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। जहां आरजेडी जैसी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता कहते हैं कि इससे देश का बहुत कुछ बचेगा। ये तो अच्छा होगा कि एक फिजूल खर्च होता है, कि बार बार इलेक्शन होता है, समय भी बर्बाद होता है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी।
केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया था। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने लोकसभा में सोनिया और राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से कथित संबंधों का मुद्दा उठाया, तो वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में आज भी सोरोस और अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हाथ में सोनिया और सोरोस के पोस्टर थे, जिनमें लिखा था सोरोस से रिश्ता क्या है, सोनिया गांधी जवाब दें। पोस्टर में लिखा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं संसद के बाहर और मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूँ। एक तरीके से औजार राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सोरोस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि 91 साल के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा को हाथ जोड़ने पड़ गए। लेकिन विपक्षी सांसदों ने हाथ जोड़ने के बावजूद उन्हें बोलने तक नहीं दिया। बीजेपी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के बीच कोई 10 या 20 साल का रिश्ता नहीं है। दोनों के बीच कई पीढ़ियों पुराने संबंध हैं। ये रिश्ते पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि FDL AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? बीजेपी का ये भी आरोप है कि सोनिया गांधी जिस फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन यानी FDLAP नाम की संस्था की सह अध्यक्ष हैं, जॉर्ज सोरोस उसे भी फंडिंग करते हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बिहार के नेताओं को न्योता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने बकायदा पटना पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं को न्योता दिया। तेरह दिसंबर यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन कर प्रयाग की धरती से पूरी दुनिया को महाकुंभ का निमंत्रण देंगे। और इस बार 12 वर्षों के बाद ये कुंभ मेला लग रहा है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला आप समझ लीजिए। देश के सबसे बड़े महाकुंभ को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक खास पहल की है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बिहार के नेताओं को न्योता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों राकेश सचान और दयाशंकर सिंह ने बाकायदा पटना पहुंचकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं को न्योता दिया। और आज हम लोगों ने राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी से मुलाकात करके और विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले हम लोग और सभापति जी से मिलेंगे और उनको आमंत्रित कर रहे हैं। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक उन्नति का एक अद्वितीय संगम है। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। इस बार बाबाओं का जलवा एक अलग ही रंग में नजर आएगा। ये मेला न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें साधु संतों की भव्यता और उनके आशीर्वाद से श्रद्धालु लाभान्वित होते हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
सरकारी स्कूल में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की है। शिक्षा विभाग मुख्यालय की तरफ से लगातार शिक्षकों को वीडियो कॉल किया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अटेंडेंस बनाकर फरार होने वाले शिक्षकों की स्पेशल क्लास लगाई जा रही है। इमाम कौशल कौन है? आ गया। इमाम कौसर कौन है? अब्दुल वाहब अंसारी कहाँ है? और ये अबुल वाहब अंसारी? अब्दुल वाहब अंसारी क्लास में है सर। आप क्या कर रहे हैं? आप क्लास के बाहर क्या कर रहे हैं? आप बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर नहीं है सर, क्लास में से आपका फोन आया तभी क्लास में से आए हैं। क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? ये सारे सवाल थे शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के। एस सिद्धार्थ के इन सवालों ने शिक्षकों के होश उड़ा दिए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अचानक उनके पास एस सिद्धार्थ का वीडियो कॉल आ जाएगा। अगर आप भी बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, तो आपके पास भी शिक्षा विभाग मुख्यालय से कभी भी वीडियो कॉल आ सकता है। जी हाँ, चौंकिए मत, सरकारी स्कूल के कई शिक्षक अटेंडेंस बनाकर स्कूल से फरार हो जाते हैं। ऐसे शिक्षकों की अब बिल्कुल खैर नहीं। एसीएस ने नई पहल शुरू की है, जिसमें वो शिक्षा विभाग मुख्यालय से शिक्षकों को सीधे वीडियो कॉल कर रहे हैं। अब तक भागलपुर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण के स्कूलों में शिक्षकों को फोन जा चुका है। एसीएस शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, यूनिफॉर्म, ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील की जानकारी ले रहे हैं। बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? ये बच्ची कौन है यहाँ पे? जी सर, ये बच्ची सब यूनिफॉर्म में नहीं, कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है। सर इन लोग से पूछा है तो कोई बता रहा है सर गंदा है, सर ये बता रहा हूँ। अब सब यही बोलते रहेंगे तो यूनिफॉर्म में कौन आएगा? एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के अलावा स्कूल के हेडमास्टर से भी बात की। उन्होंने पूछा कि स्कूल की मरम्मती क्यों नहीं कराई गई। स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ? मरम्मती तो हुआ है सर, फर्श का। इसके अलावा उन्होंने सवाल किया कि क्लासरूम में सिर्फ लड़कियां क्यों दिख रही हैं? लड़के कहाँ गए? इतना लड़कियां हैं, लड़के कहाँ चले गए? लड़के बड़े कम हैं। लड़के का बहुत कम है। वीडियो कॉल में कई स्कूलों में लापरवाही सामने आई। कॉल के बाद उन स्कूलों में जांच की टीम भी पहुंच रही है। जिले की डीईओ और बीईओ स्कूल का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि एसीएस एस सिद्धार्थ को लगातार स्कूलों की शिकायत मिल रही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि लापरवाह एचएम और शिक्षक सीधे निलंबित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पढ़ाई कहाँ नहीं शुरू किया? पढ़ाई कहाँ? खबर बेतिया से, जहां शिक्षक पर गलत शिक्षा देने पर छात्रों और अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा है। मामला मंझरिया शेख पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक गीनालाल शर्मा बोर्ड पर अश्लील चित्र बनाकर पढ़ाई कराते हैं और अश्लील बातें करते हैं। शिकायत के बाद बीईओ स्कूल पहुंचे तो जांच में आरोपी शिक्षक को दोषी पाया गया। बीईओ ने कहा कि शिक्षक गीनालाल शर्मा के वेतन पर रोक लगा दिया गया और उनको सस्पेंड करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पढ़ाते हैं और जाति का नाम लेकर, हिंदू मुसलमान लेकर उनको मानसिकता का खराब करते हैं। और ये जो विद्यालय का ये थी उनका था, वो आज सीएल लगाकर भाग गए। उनको आना था, नहीं आए और सीएल लगाकर भाग गए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि उनका सस्पेंडिंग हो और इस स्कूल से उनका दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाए। पहुंचने के बाद हमने साक्ष्य की सत्यता को जानना चाहा। बच्चों से हमने बारी बारी से सब क्लास में पूछताछ किया। साक्ष्य 100% सत्य पाया और इस साक्ष्य के आधार पर मैं गीनालाल चौधरी जो हैं एक सहायक शिक्षक हैं, उनका तत्काल प्रभाव से वेतन स्थगित करता हूं और उनको निलंबित करने के लिए उच्च पदाधिकारी को लिख रहा हूं। बिहार सरकार का परिवहन विभाग सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 ने 12 अगस्त को फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी खबर दिखाई थी, जिसके बाद मामले की जांच करवाई गई। दरभंगा के जिला अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन डीटीओ शशि शेखरन समेत 4 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध परिवहन विभाग के सचिव से किया था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक ड्राइविंग लाइसेंस और 3 फर्जी ड्राइवर,
न्यूज 18 पर 12 अगस्त को जब ये खबर चली तो परिवहन विभाग में खलबली मच गई। बिहार में दरभंगा सहित कुछ जिलों में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने की खबर हमने दिखाई थी। एक ही ड्राइविंग लाइसेंस पर 3-3 फर्जी लाइसेंस बनाए गए थे। खबर दिखाने के बाद जांच हुई। न्यूज 18 की रिपोर्ट के आधार पर जब हमने यह मामला जिलाधिकारी दरभंगा के संज्ञान में लाया तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल जांच का आदेश दिया। इस जांच से स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य 100% सही और सत्य। जांच रिपोर्ट के आधार पर दरभंगा के डीएम ने परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल को एक अनुशंसा भेजी, जिसमें फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने के आरोप में तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण सहित 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया, पर विभाग ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के पास एक रिकमेंडेशन आया है, जिसमें तत्कालीन जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं शशि शेखरन, उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर रुपेश कुमार, प्रोग्रामर विक्रमजीत प्रताप और प्रभारी सहायक कुमार गौरव के खिलाफ अनुशंसा की गई है कार्रवाई की। और इसी मामले की जानकारी लेने हम फिलहाल सचिव महोदय के पास पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल मिलने से इनकार किया है। और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की अनुशंसा की गई है वो 13 नवंबर को यानी 13/11/24 को ये लेटर परिवहन विभाग को भेजा गया है दरभंगा से, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में हमने परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, पर उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। परिवहन आयुक्त ने या फिर विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने भी इस मामले में कुछ नहीं बोलना मुनासिब समझा। हालांकि परिवहन विभाग की मंत्री शीला मंडल ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। आपको हमने कहा ना कि इस तरह की बात होगी, आपने अभी कागज दिया, इसको हम लोग दिखवा लेते हैं क्या मामला है। नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों के बाद भी इस तरह की खबरें विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। अब देखना ये होगा कि परिवहन विभाग की मंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी इस मामले में कोई ठोस एक्शन लिया जाता है या नहीं। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। सिवान में सर्दी ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। पिछले 2-3 दिन से पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है, जिससे ठिठुरन भी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए शहर में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल में भी प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है। दस्तक दे दिया है, तो वहीं पछुआ हवा के कारण तापमान में काफी गिरावट हो रही है। ऐसे में सीवान सदर अस्पताल में अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि मरीज और जो उनका परिजन है वो अलाव का सहारा ले सके और उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। हम जानने की कोशिश करें तो सीवान में अगर देखा जाए तो लगातार टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या कहेंगे? हाँ, सही बात है। सीवान में टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, जिससे हमारे हॉस्पिटल में अस्पताल प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों और आने वाले लोगों को इससे लाभ मिल सके, राहत मिल सके। मुकेश कुमार द्विवेदी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं सीवान सदर अस्पताल की है, जहां जो मरीज के परिजन है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। चूंकि यह देखा जाता है 2-3 रोज से देखा जा रहा है कि तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों की मुसीबत खड़ा होगी। ऐसे में अलाव की व्यवस्था की गई है और जो मरीज का परिजन है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या कहें, समस्या हो रही है क्या? ये तो आग तो जरूरी है ठंडा में। जिस तरह आज और कल जो हवा चली है, ठंड बढ़ा है, इसके लिए ये व्यवस्था देखकर हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ, सहारा ले रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। जो मरीज के परिजन है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में चयन होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वैभव ने अपने पिता संजीव के साथ मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए क्रिकेटर को शुभकामनाएं भी दी और इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा मंत्री विजय चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। पूर्णिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले 36 सालों से शहर में 80,000 भूधारियों का रसीद नहीं कट रहा था, लेकिन राजस्व और भूमि सुधार मंत्री से इस बड़े मुद्दे को सुलझा दिया है।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि नगर निगम इलाके में 1989 से रेंट फिक्स नहीं होने के कारण लोगों की जमीन का रसीद नहीं कट रहा था और इसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों की शिकायत आ रही थी। अब नगर निगम ने सभी भूधारियों की जमीन का लगान निर्धारण कर दिया है और वार्ड में कैंप लगाकर लोगों का रसीद काटा जाएगा। इससे दिक्कत हो रहा था और इसीलिए हम लोगों ने विभाग के सचिव श्री जय सिंह के द्वारा मेरे निर्देश पर पूर्णिया समाहर्ता को निर्देश दिया गया है कि पूर्णिया नगर क्षेत्र अंतर्गत म्युनिसिपल सर्वे के आधार पर तैयार खतियान में वार्डवार लगान तालिका नियमानुसार 20 दिसंबर तक तैयार करने के लिए अपर समाहर्ता पूर्णिया को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा की जाए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।